नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई सरकार की, बंगाल में फेल हुए बीजेपी के प्लान की, देखेंगे शिवसेना यूबीटी की बैठक में हुई क्या चर्चा। कोई इसमें इश्यू नहीं है, जो स्पेकुलेशन मीडिया में बताया जा रहा है वो रॉन्ग है। राज्यसभा चुनाव से पहले कैसे बीजेपी में पड़ी फूट, जानेंगे छात्रों ने सरकार के खिलाफ क्यों खोला मोर्चा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों की बैठक को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा मजाक मजाक में कितना सीरियस हो गया मामला, बताओ कॉकरोच से डर गई बीजेपी। अब आपके मोबाइल में नहीं बजेगा इमरजेंसी अलर्ट, सरकार ने फिलहाल रोकी सेवा, राष्ट्रीय सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम में सुधार के लिए लिया गया फैसला। नीट समेत कई परीक्षाओं के नकली पेपर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, मुजफ्फरपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा, टेलीग्राम पर बेचते थे फर्जी पेपर। 100% एथेनॉल से चलेगी गाड़ियां, मोदी सरकार ने दी मंजूरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान, अगले 6 हफ्ते में कंपनियां बाजार में उतारेंगी नई तकनीक वाली गाड़ियां। और फीफा विश्व कप में आज 5 मैचों का रोमांच, नीदरलैंड्स, जापान और आइवरी कोस्ट इक्वाडोर के बीच होगी टक्कर, रात 10:30 बजे से शुरू होगा एक्शन। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार पर विपक्ष पहले से ही अमेरिका के दबाव में काम करने का आरोप लगाता रहा है, चाहे वो भारत पाकिस्तान की जंग रही हो या अमेरिका ईरान की जंग। मोदी सरकार के रुख पर सवाल उठे और अब एक बार फिर राहुल गांधी उन्हें कॉम्प्रोमाइज पीएम बता रही हैं, जिससे मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। तो क्यों अमेरिका को लेकर अपनी नीतियों पर घिर गए पीएम मोदी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती भारी पड़ती नजर आ रही है। अमेरिका को लेकर अपने रवैये पर पीएम मोदी एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं और इस बार मामला भारतीयों की सुरक्षा का है, जिसे लेकर विपक्ष का गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा है। दरअसल पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष का शिकार भारतीय नाविकों की जहाज बन गई। अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की जान चली गई और एक नहीं 3 ऐसे जहाजों को निशाना बनाया गया। इस घटना को लेकर देश की जनता में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि उन्होंने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो को फोन किया, इस घटना पर कड़ी आपत्ति जाहिर की, लेकिन इस पर जो प्रतिक्रिया अमेरिका की तरफ से आई, उसने विपक्ष को एक और मौका दे दिया सरकार को घेरने का। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रिंसिपल डेप्यूटी प्रवक्ता ओमी पिगोट ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। इस दौरान विदेश मंत्री रूबियो ने इस बात पर जोर दिया कि सभी वाणिज्यिक जहाजों को अमेरिकी बलों के आदेशों का तुरंत पालन करना चाहिए, क्योंकि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट में शांति और सुरक्षा बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने साफ किया कि अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन और ईरानी तेल के अवैध परिवहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी अमेरिका ने बेकसूर भारतीय नाविकों की जान जाने पर कोई संवेदना तक नहीं जताई, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से अमेरिका के इस रुख की निंदा तक नहीं की गई। मोदी सरकार की इस चुप्पी पर विपक्ष भड़क गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की जान लिए जाने के चंद दिन बाद न अफसोस न माफी, उल्टा अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है। उनके शब्द पढ़िए, अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत माने, कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आजाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा, लेकिन हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम चुप, एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं और आदेश मान लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं वो उन्हीं के वश में है। राहुल ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज पीएम के राज में एक भारतीय होने का मतलब दुर्गति है। उनके साथ ही विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस मामले में सरकार को घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि आपने देश नहीं झुकने दूंगा की बात कही थी, लेकिन अब इस बात का कोई सबूत नहीं चाहिए कि आपने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और संप्रभुता को कमजोर किया है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी होनी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस दौरान पीएम मोदी भारतीयों की इन चिंताओं का जिक्र करेंगे? क्या वो ट्रंप से इस हमले का जवाब मांगेंगे? क्या वो ट्रंप के उस दावे को खारिज करेंगे जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाने का श्रेय खुद को दिया था? मौजूदा हालात में ये तमाम सवाल बहुत अहम हो जाते हैं
ओमान सागर में भारतीयों की जान जाने को लेकर सरकार घिर गई है, तो पश्चिम बंगाल में भयंकर बवाल मचा हुआ है। टीएमसी विधायक से लेकर सांसद तक तमाम नेता बागी रुख अपनाए हुए हैं। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से इन चुनौतियों से निपटने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच बागी नेताओं को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद टीएमसी को तोड़ने की कोशिशें फेल होती दिखाई दे रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में तूफान सा उठा हुआ है, जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं और विधायकों का एक बड़ा गुट पहले ही अलग हो चुका है। ममता बनर्जी का आरोप है कि इन सब के पीछे बीजेपी की साजिश है। उनके नेताओं को डरा धमका कर तोड़ा जा रहा है, लेकिन अब टीएमसी को तोड़ने की सभी कोशिशें पूरी तरह फेल होती दिखाई दे रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि अब बागी नेता न घर के रहे न घाट के। दरअसल टीएमसी बागी गुट के सांसदों ने केंद्रीय मंत्री और बंगाल में भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक की, जिसमें सायोनी घोष और प्रसून बनर्जी समेत कई टीएमसी सांसद पहुंचे। इस बैठक में सीएम शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होने वाले थे, लेकिन बाद में उनका जाना कैंसिल हो गया। खबर ये आ रही है कि ये बागी सांसद 15 जून को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। बागी गुट की सांसद काकोली घोष का दावा है कि उनके पास 22 सांसदों का समर्थन है, मगर जिस तरह से सीएम शुभेंदु अधिकारी की इस बैठक में शामिल होने की योजना एन वक्त पर रद्द हो गई, उससे ये साफ है कि बागी सांसदों के पास 19 का संख्या बल भी नहीं है, जो संसद में उनकी सदस्यता को बचाए रखने के लिए जरूरी है। क्योंकि दल बदल कानून के तहत अगर वो बिना 2/3 सांसदों के पाला बदल लेते हैं तो उनकी सांसदी चली जाएगी। आप जानते हैं कि टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसद हैं और बागी गुट को कम से कम 19 सांसदों के समर्थन की जरूरत है, लेकिन अब ना तो उनके पास सांसदों की जरूरी संख्या है और ना ही बीजेपी में शामिल होने का विकल्प, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का बैठक में ना आना ये बताता है कि इन सांसदों के लिए फिलहाल बीजेपी के दरवाजे नहीं खुले, यानी टीएमसी में तोड़फोड़ की कोशिशें कामयाब होती नहीं दिख रही हैं। वहीं ममता बनर्जी ने भी बागी नेताओं के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। उन्होंने सायोनी घोष से पार्टी के सभी पद छीन लिए हैं, वहीं जिन्हें मनाने की जरूरत है उनके साथ बातचीत भी लगातार जारी है। अब इन हालात में ममता बनर्जी की टीएमसी क्या दोबारा एकजुट हो पाएगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी तमाम पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी ये कोशिशें फेल साबित हो रही हैं। बंगाल में ममता बनर्जी टीएमसी को एकजुट करने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद शिंदे गुट के दावों पर पानी फिर गया, तो वहीं अब संजय राउत ने भी बड़ा दावा कर दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों ऑपरेशन टाइगर को लेकर जबरदस्त सुगबुगाहट है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज है कि शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के संपर्क में हैं और जल्द ही पाला बदल सकते हैं। इन अफवाहों के बीच उद्धव ठाकरे ने तुरंत मोर्चा संभाला और रविवार को मुंबई स्थित अपने आवास मातोश्री पर पार्टी सांसदों की एक अहम बैठक बुला ली। इस बैठक में पार्टी के कुल 9 में से 4 सांसद फिजिकली और 5 वर्चुअली यानी ऑनलाइन शामिल हुए। इस बैठक में अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय दीना पाटिल, इनके अलावा ओमराजे निम्बालकर, भाऊ साहब वाघचोरे, नागेश अष्टीकर, संजय जाधव और संजय देशमुख ने वर्चुअली यानी ऑनलाइन माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद शिंदे गुट के दावों को सिरे से खारिज करते हुए यूबीटी खेमे ने अपनी एकजुटता का कड़ा संदेश दिया है। पार्टी के नेता संजय राउत ने अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में पलटवार करते हुए कहा कि आप किस ऑपरेशन टाइगर के बारे में पूछ रहे हैं? हम सभी बाघ हैं। हम ऑपरेशन वुल्फ शुरू करने जा रहे हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हमारे सभी सांसद और हमारा संसदीय दल पूरी तरह से बरकरार, एकजुट और मजबूत है और ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। कौन सा डर है? अरे छोड़ो, हम क्या डरने वाले लोग हैं? हमारे पूरे सांसद, पूरा संसदीय दल एक साथ है, एकजुट है, मजबूत है और मजबूत रहेंगे। संजय राउत के सुर में लाते हुए बैठक के बाद पार्टी सांसद अनिल देसाई ने भी टूट की खबरों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कोई आपातकालीन बैठक नहीं थी, बल्कि एक नियमित चर्चा थी। देसाई ने कहा, हमारे सांसदों और विधायकों की नियमित बैठकें होती रहती हैं। इसे बुलाने की कोई खास जरूरत नहीं थी, ये सामान्य था। हम में से 4 लोग यहाँ आए और 5 बाकी के लोगों ने निजी काम के चलते बाहर से वर्चुअली इस बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन हमारे सभी 9 सांसद एकजुट और एक साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया में चल रही सभी अटकलें अनावश्यक हैं।
कोई इसमें इश्यू नहीं है। जो स्पेकुलेशन मीडिया में बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो रॉन्ग है, गलत है। मातोश्रू में हुई इस शक्ति प्रदर्शन और यूबीटी नेताओं के आत्मविश्वास को देखकर यही लगता है कि उद्धव ठाकरे ने अपने खेमे को फिलहाल मजबूती से बांधे रखा है और उनका कैंप शिंदे गुट के किसी भी ऑपरेशन का डटकर सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उद्धव की बैठक के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। राज्य में 18 जून को चुनाव होने हैं। उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग देखी जा रही है। दोनों ही तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग का दावा कर दिया है जिसने बीजेपी में खलबली मचा दी है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 18 जून को राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होगा। दोनों ही सीटें झारखंड की हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे राज्य का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। राज्य चुनाव को लेकर बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा है और वो बौखलाई हुई घूम रही है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के एक सनसनीखेज बयान ने झारखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा के कई विधायक अपनी पार्टी से नाराज हैं और उम्मीदवार नहीं दिए जाने के कारण असंतोष बढ़ा है। भाजपा के 10 से 12 विधायक इधर से उधर हो सकते हैं। साफ है कि राजेश ठाकुर का इशारा भाजपा की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग को लेकर है। बड़ी बात तो यह है कि झारखंड में बीजेपी के पास पहले ही बहुमत नहीं था, फिर भी उसने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा, जिसे लेकर कयास ये भी थे कि बीजेपी दूसरे राजनीतिक दल में सेंधमारी कर सकती है। लेकिन अब तो मामला उल्टा ही पड़ गया है, बीजेपी में ही सेंधमारी हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता के इस बयान से बवाल मच गया है। बीजेपी में टूट की अटकलें भी तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो बीजेपी की टूट तय है। हालांकि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के दावे के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया और इस दावे को नकारा है। फिर भी बीजेपी टेंशन में दिखाई दे रही है। हालांकि राज्यसभा चुनाव में आखिर होता क्या है ये देखना होगा। झारखंड में चुनाव से पहले बीजेपी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है तो बिहार में भी छात्रों ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। बिहार में ट्रेन लेट होने के चलते बवाल मच गया। इस अव्यवस्था को लेकर छात्रों ने स्टेशन पर प्रदर्शन किया और देखते ही देखते छात्रों का ये प्रदर्शन उग्र हो गया। सरकार की इस नाकामी पर विपक्ष ने भी उसे घेरा है। वहीं विपक्ष और छात्रों के हमले के बाद सरकार ने दबाव में बड़ा कदम उठाया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। परीक्षा लीक और धांधली जैसे मुद्दों पर सरकार पहले से ही घिरी हुई थी। इस बीच बिहार में भी सरकार की बड़ी नाकामी सामने आई है। दरअसल बिहार पुलिस के मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा में हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया है और उनका एग्जाम सेंटर काफी दूर पड़ा था। ऐसे में बड़ी संख्या में छात्र 13 जून को ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, लेकिन ट्रेन अपने तय समय पर नहीं आई, जिससे छात्रों को परीक्षा छूटने का डर सताने लगा। ऐसे में अभ्यर्थियों ने पहले तो जमकर विरोध किया, लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन उग्र हो गया। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने तोड़फोड़ की, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। वही हालात पर काबू पाने के लिए बिहार पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, हवाई फायरिंग भी की, यहाँ तक कि छात्रों पर लाठियां भी चलाई गई, जिसने विवाद को और बढ़ाने का काम किया। वहीं अब इस पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने एनडीए को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया। बिहार में युवाओं की हताशा और निराशा चरम पर है। अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए भी पर्याप्त उपाय किए जाएं, ताकि अभ्यर्थियों के साथ साथ दूसरे यात्रियों को भी कोई तकलीफ ना हो। बिहार विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी जेडीयू ने तो बड़े बड़े दावे किए थे। पहले तो 1 करोड़ नौकरी का वादा किया गया और यहाँ बिहार पुलिस या TRE4 के अंतर्गत नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करने में हाथ पैर फूलने लगे हैं। कांग्रेस ने भी इस पर सरकार को घेरते हुए सवाल किया है कि क्या पहले नहीं पता था कि कितने बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं? पहले से सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की? वहीं छात्रों के जोरदार प्रदर्शन और विपक्ष के हमले के बाद सरकार हरकत में आई है। रेलवे ने छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन निकाली है, जिसकी जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने एक्स पर पोस्ट किया है। समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर, हाजीपुर की तरफ यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया गया। अनुरोध है कि रेलवे की स्पेशल ट्रेनों का लाभ उठाएं। यानी साफ है कि विपक्ष और छात्रों ने मिलकर सरकार को झुका दिया। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो अयोध्या के राम मंदिर में गबन का मामला तूल पकड़ रहा है। मंदिर के दान पेटी से पैसे गिनने वाले कर्मचारी के घर पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो गोबर के ढेर से लाखों रुपए बरामद हुए। इस खुलासे के बाद देश की सियासत गर्मा गई है और विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में दान को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भक्तों के करोड़ों रुपए के गबन के आरोपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस पूरे मामले में अब एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया है।
पुलिस की धरपकड़ के दौरान मंदिर की दान पेटी से पैसों की गिनती करने वाले एक कर्मचारी के घर पर छापेमारी हुई। इस कर्मचारी के घर से गोबर में दबे 10 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। ये कर्मचारी सीधे तौर पर मंदिर के दान पात्र से निकले कैश को गिनने के काम से जुड़ा हुआ था। इस खुलासे के बाद ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से घेर लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सीधे दावा किया कि भक्तों के चढ़ावे का गबन हुआ है। उन्होंने कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने 7 जून को करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया था। उधर राज्यसभा के सांसद और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, राम मंदिर में भक्तों के दान के कथित गबन का मामला आस्था, जवाबदेही और विश्वास का सवाल है। जब करोड़ों लोगों की भक्ति पर बनी कोई संस्था ऐसे गंभीर आरोपों का सामना करती है तो पारदर्शिता वैकल्पिक नहीं हो सकती। भाजपा, जिसने मंदिर से राजनीतिक लाभ लिया, अब सवाल उठने पर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। एक स्वतंत्र, विश्वसनीय जांच से सच्चाई सामने आनी चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रभु राम गोपनीयता और चुप्पी से बेहतर के हकदार हैं। उधर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बचाव में उतर गए हैं। वो इसे साजिश बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑडिट चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग याद दिला रहे हैं कि शंकराचार्य ने तो पहले दिन से ही यहाँ चोरी होने की बात कही थी। चारों तरफ से घिरने और दबाव बढ़ता देख यूपी सरकार ने एसआईटी बना दी है। ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि अब सीधे पीएमओ ने भी नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया है। अब जनता यही पूछ रही है कि भगवान के दरबार में सेंधमारी करने वाले असली चेहरे आखिर कब बेनकाब होंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो की बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं और सबसे पहले वो फ्रांस के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। नीस में लैंड करते ही प्रधानमंत्री का एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम इकोज ऑफ ट्रेडिशन, स्पिरिट्स ऑफ इनोवेशन के साथ स्वागत किया गया। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मैक्रो को गले लगाते हुए अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए पीएम मोदी लिखते हैं, मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रो, आपसे नीस में मिलकर खुशी हुई। ऐसे समय में जब हमारे देश इनोवेशन का साल मना रहे हैं, भारत इनोवेट्स में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। पीएम मोदी ने भारत इनोवेट्स के लॉन्च कार्यक्रम में अपने संबोधन में मानवता के सामने चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, दुनिया के लिए ये डेकेड डिसरप्शन और डेवलपमेंट दोनों का है। संघर्षों और क्लाइमेट चेंज के बढ़ते प्रभाव के बीच विश्व एक अभूतपूर्व उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा। वहीं राष्ट्रपति मैक्रो ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जैतापुर परमाणु परियोजना और एसएमआर तकनीक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ देश एआई मॉडल्स को सीमित करना चाहते हैं, लेकिन भारत और फ्रांस खुले, बहुभाषी और सहयोगी एआई मॉडल के पक्षधर हैं। इस कार्यक्रम के बाद दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक भी हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और फ्रांस के बीच टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ टेक, मेडिकल टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े 12 समझौतों को लेकर बातचीत की। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही दोनों देशों के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील। हालांकि अभी इस डील को मोदी सरकार की कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति यानी सीसीए से मंजूरी नहीं मिली है। गौरतलब है कि पीएम मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति के न्योते पर वहां पहुंचे हुए हैं। फ्रांस इस साल G7 देशों की बैठक को होस्ट कर रहा है। 16-17 जून को होने वाले इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।